हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर साउंड यानी ध्वनि को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि साउंड की जो विशेषताएं होती है यानी आयाम, आवृत्ति क्या होती है। हमने लाउडनेस और पिच के कॉन्सेप्ट को भी समझा था। इसके बाद ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड यानी श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियां क्या होती है, इस कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया। अब हम जो हमारा नया अगला कॉन्सेप्ट है जो कि आपका नॉइज एंड म्यूजिक यानी शोर और संगीत है, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें किसी ऐसी जगह की, जैसे कि आप मार्केट में खड़े, अब आप मार्केट में खड़े हैं तो क्या होता है, आपके चारों तरफ क्या है, गाड़ियां हैं, लोग हैं, और आपको बहुत अजीब अजीब सी साउंड है यानी एक साथ बहुत अलग अलग प्रकार की ध्वनियां सुनाई दे रही। कहीं पे किसी के बोलने की आवाज सुनाई दे रही है, कहीं पे गाड़ियों के हॉर्न, कहीं पे ट्रक के हॉर्न, कहीं पे मोटरसाइकिल के हॉर्न, कहीं पे किसी के चिल्लाने की आवाज आपको ये एक साथ सुनाई दे। तो बेसिकली ऐसी जो ध्वनियां हैं जो कि आपको एक साथ सुनाई दे रही हैं, आप ये जानते हैं कि ऐसी ध्वनियां आपको अच्छी नहीं लगी, यानी आपके कानों को ये सुकून नहीं पहुंचाएगी। तो इस प्रकार की ध्वनियां जो कि अनप्लीजेंट साउंड होती हैं यानी हमारे कानों के लिए सुखद नहीं होती है, ऐसी ध्वनियों को हम नॉइस कहते हैं यानी शोर कहते हैं। अगर हम शोर को समझें तो शोर ऐसी ध्वनि हो सकती है जो आपको अच्छी ना लगे या आपको जिससे सुख महसूस ना, जैसे कि गाड़ियों का हॉर्न, ठीक है, और जैसे कि किसी का चिल्लाना, अजीब तरीके की जो ध्वनि होती है, ये सब क्या आ जाती है आपकी नॉइस यानी शोर में आ जाती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, जैसे आपका तबला हो गया, ढोलक हो गया, गिटार हो गया, सितार हो गया, इसको जब बजाया जाता है तो आप ये जानते हैं कि ये क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो यानी कि इनसे ध्वनियां निकलेंगी जो कि आपके कानों को सुख पहुंचाएंगी यानी आपको बहुत अच्छी लगी। तो ऐसी ध्वनियां जो कि आपको सुख पहुंचाती है या किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलती है, ऐसी ध्वनियों को आप म्यूजिक कहते हैं यानी संगीत कहते हैं। तो अगर हम संगीत और शोर इन दोनों के बीच में भिन्नताएं देखें तो जो शोर होता है, शोर बेसिकली क्या होता है, अनप्लीजेंट साउंड, ऐसी ध्वनियां जो हमें अच्छी नहीं लगती, हमें सुख नहीं पहुंचाती। वहीं अगर हम म्यूजिक की बात करें, संगीत की बात करें, तो संगीत होता क्या है, प्लीजेंट साउंड यानी बहुत ही प्यारी ध्वनि जो आपके कानों को सुख पहुंचाती है, आपको बहुत अच्छा लगता है जिसे सुन के, तो वो आपकी म्यूजिक यानी संगीत। अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस। अप्रिय ध्वनियों को शोर। म्यूजिकल साउंड इज वन विच इज प्लीजिंग टू आवर एयर। सुस्वर ध्वनियां वह है जो कानों को सुखद लगती। तो अगर हम बात करें नॉइस की यानी शोर की, तो नॉइस आपको कहाँ कहाँ से जो है जनरल अगर हम ओवरव्यू देखें तो आपको कहाँ कहाँ सुनने को मिलती है। जैसे कि मार्केट प्लेस जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां हैं, उनके हॉर्न बज रहे हैं, लोग कहीं पे कुछ बोल रहे हैं, कहीं पे कुछ आवाजें आ रही हैं, तो यहाँ पे आपको क्या होता है, शोर यानी नॉइस सुनाई देती। इसी तरीके से अगर हम बात करें जो बड़े बड़े एम्पलीफायर्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे से एम्पलीफायर्स होते हैं, इनसे जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो भी हमारे कानों को प्लीजेंट नहीं होती है, यानी कि वो भी हमें सुख नहीं पहुंचाती, हमें अच्छी नहीं लगती है। तो ऐसी ध्वनियां हमारी क्या हो गई, नॉइस। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें म्यूजिक की, तो म्यूजिक हमें कहाँ से सुनाई देता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, एक लयबद्ध तरीके से जो आपको साउंड सुनाई देती है। जैसे कि आपको बांसुरी से, ढोलक से, खोल, पंजी, सारंग, सरस्वती वीणा,
तानपुरा, सितार, शहनाई। तो ये क्या है, आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और इनसे आपको जो है सुस्वर ध्वनियां या म्यूजिकल जो वॉइस साउंड्स होती है वो आपको सुनाई दे। और आप ये जानते हैं कि यहाँ पे जो है हम जब बात करते हैं तो इसमें इनसे हमें जो ध्वनियां सुनाई देती है वो एक लयबद्ध तरीके से एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमें जो है हमारे कानों पे पड़ती है। तो जैसे कि अभी हमने बात करी ध्वनि यानी साउंड की, साउंड को हमने दो तरीके से देखा, दो प्रोस्पेक्टिव से देखा। एक आपका शोर होता है नॉइस, दूसरा आपका संगीत यानी म्यूजिक। अब इसी तरीके से जैसे कि आपका एयर पोल्यूशन होता है यानी वायु प्रदूषण होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है यानी जो आपका जो मिट्टी का जो प्रदूषण होता है, इसी प्रकार से आपका जो है जैसे एयर होता है, वाटर जल प्रदूषण होता है, इसी प्रकार से आपका नॉइस पोल्यूशन है। क्योंकि हम ये जानते हैं नॉइस जो है अनप्लीजेंट साउंड होती है जो हमारे कानों तक पहुंचती है। अब अगर हम बात करें नॉइस की, तो नॉइस क्या होता है, बेसिकली अनप्लीजेंट साउंड। और जब हम नॉइस पोल्यूशन की बात करते हैं तो जब जो ये अनप्लीजेंट साउंड है ये बहुत ज्यादा अमाउंट में, अत्यधिक मात्रा में ये जो है हमारे चारों तरफ या हमारे वातावरण में होती है, तो ये नॉइस पोल्यूशन की शक्ल लेती। क्योंकि ये अनप्लीजेंट साउंड होती है तो हमारे कानों को इससे सुकून नहीं पहुंचता, जिस कारण ये हमारे मस्तिष्क में जो है हमें बहुत सारी परेशानियां क्रिएट करती है, जैसे कि हमें बेचैनी होती है, एंग्जाइटी होती है, जो है आपको नींद नहीं आती है, ठीक है, आपका ध्यान नहीं लगता है। तो ये इस तरीके की जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है यानी परेशानी क्रिएट करती है। यही कारण है हम इसे नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। Presence of excessive and unwanted sound in the environment is called noise pollution। यानी ऐसी ध्वनियाँ, ठीक है, ऐसी अत्यधिक अवांछित ध्वनियाँ या साउंड जो कि हमारे वातावरण में यानी हमारे एनवायरनमेंट में फैली है, ऐसी साउंड को, ऐसी ध्वनियों को हम नॉइस पोल्यूशन कहते हैं यानी ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब हम बात करते हैं हार्म्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, यानी जो ध्वनि प्रदूषण होता है इसके नुकसान क्या है। तो इसके जो नुकसान है वो कुछ इस तरीके से है। लैक ऑफ स्लीप यानी आपको सोने में दिक्कत होती है, अनिद्रा आती है, नींद नहीं आती है। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर यानी आपको क्या हो जाता है, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। एंग्जाइटी, चिंता, बेचैनी एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड बाय नॉइस पोल्यूशन। यानी अगर हम ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो ध्वनि प्रदूषण से अनिद्रा, अति तनाव, उच्च रक्तचाप, चिंता, अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो। तो इन सबका जो रूट कॉज है वो आपका नॉइस पोल्यूशन भी है, यानी इससे भी जो होता है आपको इस तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ता है या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। A person who is exposed to loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें ऐसे व्यक्ति की जो कि इस तरीके की जो ध्वनि प्रदूषण है उससे एक्सपोज है, यानी उसे हमेशा जो है शोर शराबे के बीच में रहता है हमेशा, तो उसको सिर्फ तनाव, उच्च रक्तचाप ही नहीं, उसकी ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि वो अपने जो सुनने की शक्ति है उसे खो। और ये जो सुनने की शक्ति है ये टेम्पररी भी खो सकता है या पार्शियली भी खो सकता है, यानी थोड़ा जो है उसे सुनने में प्रॉब्लम होगी या फिर वो पूरी तरीके से भी सुनने की शक्ति को खो सकता है। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा स्थायी रूप से कम हो जाती है। नेक्स्ट है मेजर्स टू लिमिट नॉइस पोल्यूशन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के कुछ तरीके कि हम ताकि इसे लिमिट कर सके, इसको कम कर सके। तो इसको किस तरीके से कम किया जा सकता है, हम जो है जो आपका साउंड या साइलेंसिंग डिवाइस होते हैं या साउंड
ऑब्जर्विंग, जो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, साउंड एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस होते हैं, जो इस तरीके के जो डिवाइस होते हैं, इनको हम लगा सकते हैं आपके जो एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरक्राफ्ट के इंजन, मशीन्स वगैरह में, तो इनमें लगा सकते हैं। हमें जो है घरों से दूर, यानी ऐसे इलाके जहाँ पे आपके घर होते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं, इनसे दूर जो है हमें फैक्ट्रीज को लगाना चाहिए। इसके साथ साथ हमें घरों को जो है फैक्ट्रीज या ऐसा एरिया जो कि इंडस्ट्रियल एरियाज है, इनसे दूर जो है घर बनाने चाहिए। तो इस तरीके के कुछ मेजर्स है जिनका उपयोग करके हम नॉइज पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। Silencing devices must installed in aircraft engines, transport vehicles, industrial machines and home appliances. यानी हमें क्या करना चाहिए, हमें जो घरेलू उपकरण है आपके, ठीक है, मशीन्स है, जो आपके इंजन है, ठीक है, वाहनों के जो इंजन है, इन सब जगहों पे हमें साइलेंसिंग डिवाइसेस क्या लगाने चाहिए, साइलेंसिंग डिवाइसेस लगाने चाहिए, ठीक है, ताकि क्या हो सके, ये जो आपके जो ये इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि आपके जो आपके व्हीकल्स होते हैं, वाहन होते हैं, इनके जो इंजन होते हैं, ये भी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, नॉइस या शोर शराबा उत्पन्न करते हैं। तो अगर आप साइलेंसिंग डिवाइस लगाएंगे तो ये जो इससे ध्वनियां निकल रही हैं, इनको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी तरीके से जो आपके एयरक्राफ्ट के जो आपके इंजन होते हैं, मशीन्स होती है, जो कि औद्योगिक मशीनें होती है, इस तरीके के या घर के जो अप्लायंसेस होते हैं, यहाँ पे भी क्या लगाने चाहिए, आपके साइलेंसिंग डिवाइसेस लगाने चाहिए, ताकि ये जो एक्सेस नॉइस है या जो नॉइस पोल्यूशन है उसे कम किया जा सके। ऑल नॉइसी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरिया। अब क्या करना चाहिए, जितनी भी जो नॉइसी यानी शोर शराबे वाले जो कार्य हैं, उसको रेजिडेंशियल एरिया, कैसे एरिया, रेजिडेंशियल यानी ऐसे जगह जहां लोग रहते हैं, ऐसी जगहों से दूर करना। क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसी एक्टिविटीज को, यानी ऐसे क्रियाकलाप जो कि जिनसे साउंड या नॉइज पोल्यूशन जो होता है वो होता है, अगर इसको हम किसी रेजिडेंशियल एरिया में करते हैं, तो हम ये जानते हैं रेजिडेंशियल एरिया में लोग रहते हैं और इस तरीके के शोर शराबे उनकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं, उनको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स या जो स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां हैं उसका उन्हें सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए हमें इस तरीके के जो आपके नॉइसी ऑपरेशंस होते हैं या फिर ऐसे ऑपरेशन, ऐसे क्रियाकलाप जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है, ऐसे जो क्रियाकलाप है उन्हें रेजिडेंशियल एरिया से दूर लगाना चाहिए या करना चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। इसी तरीके से जो आपकी गाड़ियां होती है, वाहन होते हैं, इनके जो ऑटोमोबाइल्स है जो है, ठीक है, जो आपकी गाड़ियां हैं यानी ऑटोमोबाइल्स है, इनके जो हॉर्न है उनका कम से कम उपयोग करना चाहिए। जो आपकी वाहन होते हैं, गाड़ियां होती हैं, उनके हॉर्न्स का कम से कम उपयोग करना चाहिए। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टीवी एंड म्यूजिक शुड बी रन एट लो वॉल्यूम, यानी जो आपके टेलीविजन होते हैं और जो आपके घर के जो भी इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, उनमें जो आपका ध्वनि है या म्यूजिक है या उसका जो वॉल्यूम है उसको आपको कम करके रखना चाहिए। यानी कम वॉल्यूम में आपको जो है अपने घर के जो अप्लायंसेस है, जैसे कि टीवी हो गया, ठीक है, आपके म्यूजिक जो है, जो आपका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको आपको कम ध्वनि में बजाना चाहिए, चलाना चाहिए। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड along the road and around the building to cut down the sound reaching the residents. यानी क्या करना चाहिए, जो पेड़ पौधे हैं उनको लगाना चाहिए ताकि जो ध्वनियां जो है घरों तक आ रही है उसको कम किया जा सके। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस तरीके से कुछ जो मेजर्स है, यानी जैसे कि आपके प्लांट्स है,
यानी जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनको आपको घर के आसपास लगाना चाहिए ताकि नॉइज पोल्यूशन को कम किया जा सके। तो बच्चों, अब हमने जो आपका चैप्टर है साउंड उसे कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करना है, आपको जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको देने हैं। अब हम क्या करेंगे, जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू, यानी जो ध्वनि होती है वो कहाँ से ट्रैवल होती है, कैसे ट्रैवल होती है, ये आपको बताना। गैसेस ओनली, सॉलिड्स ओनली, लिक्विड्स ओनली, सॉलिड लिक्विड गैसेस, यानी जो ध्वनि होती है क्या वो सिर्फ गैस से ही ट्रैवल करती है, गमन करती है। सॉलिड्स यानी जो आपके ठोस होते हैं उनसे ट्रैवल करती है। लिक्विड्स यानी जो तरल होते हैं उनसे ट्रैवल करती है, उनसे गमन करती है। या सॉलिड लिक्विड गैसेस, तीनों से गमन करती है। ये आपसे पूछा गया। तो अगर हम बात करें साउंड की यानी ध्वनि की, तो हम ये जानते हैं या हमने ये देखा चैप्टर में कि जो आपकी ध्वनि होती है उसको मीडियम चाहिए होता है, यानी माध्यम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, यानी गमन करने। तो यानी कि अगर हम साउंड की बात करें, ध्वनि की बात करें, तो ध्वनि किस तरीके से ट्रैवल करती है, माध्यम के जरिए। तो अगर हम माध्यम की बात करें तो हमने ये देखा था कि जो आपकी ध्वनि होती है यानी साउंड होती है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों से ट्रैवल करती है, यानी तीनों से जो है वो प्रोपगेट करती है। तो यानी अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हमारा अगला प्रश्न है, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसकी जो ध्वनि है या आवाज है उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति कम होगी। निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। पहला है बेबी गर्ल यानी छोटी लड़की की, दूसरा है बेबी बॉय यानी छोटे लड़के की, तीसरा है अ मैन यानी पुरुष की, और चौथा है अ वुमेन यानी महिला की। यानी आपको ये बताना है कि निम्न में से किसकी जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, किसकी आवाज की आवृत्ति सबसे कम हो। तो अगर हम बात करें, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है यानी जो ध्वनि की फ्रीक्वेंसी होती है, यानी जो आवृत्ति होती है, जो ध्वनि की आवृत्ति होती है, इससे हमें पिच का पता चलता है। यानी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा आवृत्ति उतना ज्यादा पिच, जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतना कम पिच। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो हमने ये देखा था कि जो विमेन होती हैं, ठीक है, विमेन की जो आवाज होती है, उनकी जो वॉइस होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है मैन के यानी पुरुष के कंपैरिजन में। यानी पुरुष की जो आवाज होती है या जो विमेन्स की जो आवाज होती है, इनमें जो है विमेन्स की जो आवाज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। इसी तरीके से अगर हम एडल्ट की बात करें, एडल्ट यानी मैन और विमेन, इनकी आवाज का कंपैरिजन अगर हम बच्चों की आवाज से करें, तो जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनकी आवाज की जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी उनकी जो ध्वनि होती है उसकी जो आवृत्ति होती है वो ज्यादा होती है एडल्ट। अब अगर हम बात करें मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी सबसे कम फ्रीक्वेंसी, तो हम ये देख सकते हैं जब जो मैन होता है उसकी आवाज यानी उसकी जो ध्वनि है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति कम है विमेन से, और दोनों की कम है जो है बच्चों से। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका मैन होता है यानी जो पुरुष होते हैं, उनकी जो ध्वनि होती है, उनकी जो ध्वनि जो होती है यानी साउंड जो होती है या वॉइस जो होती है उसकी आवृत्ति सबसे कम होती है।
यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टिक टी अगेंस्ट दोज विच आर ट्रू एंड एफ अगेंस्ट दोज विच आर फॉल्स। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एक स्टेटमेंट, एक कथन दिया गया है, अगर वो कथन सही है यानी सत्य है तो आपको टी पे टिक करना है, अगर वो कथन गलत है तो आपको एफ यानी फॉल्स पे टिक करना है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती। यानी आपको क्या कहा गया है कि जो ध्वनि होती है, जो आपका साउंड होती है, वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। तो जब हम इसके ऊपर एक्टिविटी कर रहे थे तो हमने क्या देखा था कि जो आपकी ध्वनि होती है या ध्वनियां होती हैं, उनको माध्यम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए यानी गमन करने के लिए। इसका मतलब ये है कि कभी भी वो वैक्यूम यानी निर्वात में ट्रैवल नहीं कर सकते। तो अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें भी ये साफ लिखा गया है कि जो ध्वनियां होती है वो निर्वात में संचरित यानी ट्रैवल नहीं कर सकती। यानी ये जो आपका स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, यानी आप टी पे टिक करें। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। यानी अगर कोई भी वस्तु कंपित हो रही है यानी वाइब्रेट हो रही, ठीक है, कोई वस्तु है जो वाइब्रेट हो रही, इसमें जो एक सेकंड में वो कितने ऑसिलेशन यानी कितने दोलन करती है, ठीक है, कितने जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है पर सेकेंड यानी एक सेकंड में वो कितने दोलन करती है या जो दोलनों की संख्या है, वो यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है, इसका आवृत्ति काल। क्या दर्शाता है, इसका आवृत्ति काल यानी टाइम पीरियड। तो आपसे ये कहा गया है। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑसिलेशंस है, दोलन है, उनकी संख्याओं की बात करें कि एक सेकंड में वो कितने दोलन कर रहा है, कोई भी ऑसिलेटिंग बॉडी या वाइब्रेटिंग बॉडी जो है यानी जो दोलन कर रही है वस्तुएं, वो कितने दोलन करती है एक सेकंड में, यह उस वस्तु का यानी उस बॉडी का फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को दर्शाता है। तो अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट की तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम पीरियड नहीं बल्कि यहाँ पे आपकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज साउंड इज फीबल। यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है। आपको यह बताना है कि यह ट्रू है या फॉल्स है। तो आपसे ये कहा गया है कि जो कोई भी बॉडी वाइब्रेट करती है यानी कंपन करती है, तो जो उसका एम्पलीट्यूड, उसका जो आयाम है, उसका आयाम अधिक है यानी ज्यादा है, तो क्या वो साउंड फीबल यानी कमजोर होगी यानी हल्की होगी, मंद होगी, ठीक है, यानी जो साउंड होगी वो आपको हल्की सुनाई देगी, मंद साउंड सुनाई देगी, ये आपसे पूछा गया। तो अगर हम बात करें किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की, कोई भी ऐसी वस्तु जो वाइब्रेट कर रही है, जो कंपन कर रही है, और अगर हम इसके कंपन की बात करें तो इसके कंपन से हमें ये पता चलता है कि कोई भी बॉडी जो है उसकी जो वाइब्रेशंस है, जो भी वाइब्रेटिंग बॉडी है, उसका जो आयाम है यानी एम्पलीट्यूड है, ये हमें उसकी लाउडनेस या जो आपका फीबल है या जो आपका क्या होता है साइलेंस या मंद की जो आपकी ध्वनि किस प्रकार की है ये दर्शाता है। तो अगर हम बात करें कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, उसके जो एम्पलीट्यूड है, उसका जो आयाम है, अगर वो अधिक है, अगर वो ज्यादा है, तो आप ये जानते हैं कि इस प्रकार की जो ध्वनियां होंगी वो
जो होगी लाउडर हो। यानी अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो इस स्टेटमेंट का जो आंसर है वो आपका फॉल्स है, यानी ये स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है फॉर ह्यूमन एयर्स द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। यानी मानव कानों में जो श्रव्यता का पारस है या जो आपका साउंड का या ऑडिबल जो साउंड की रेंज है, यानी ऑडिबल साउंड की जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें ऑडिबल रेंज की, तो ऑडिबल रेंज वो ध्वनि होती है जो ह्यूमन एयर्स को सुनाई दे, जो ह्यूमन एयर डिटेक्ट करता है। तो अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें हमें ये दिया गया है कि जो आपकी ह्यूमन एयर होती है, मानव कान जो होते हैं, वो 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनियां होती है उसको सुन सकते हैं। यानी अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला स्टेटमेंट है द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच। यानी जितना कम जो है फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी कम आवृत्ति होगी, उतना ज्यादा पिच होगा। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी, तारत्व उतना ही अधिक होगा। तो अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की यानी आवृत्ति की, तो हमने ये पढ़ा है कि जो आपकी आवृत्ति होती है, किसी भी वस्तु की जो आवृत्ति है, वो जितनी ज्यादा होगी तारत्व यानी पिच उतना ज्यादा होगा, वो जितनी कम होगी तारत्व या पिच उतना कम होगा। तो अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच यानी जो तारत्व है वो भी कम होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, यानी फॉल्स। अब हमारा अगला स्टेटमेंट है अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। यानी ऐसी ध्वनियां जो अनवांटेड होती हैं, अनप्लीजेंट होती है, इसको हम संगीत यानी म्यूजिक कहते हैं। तो अगर हम बात करें अनवांटेड साउंड की या अनप्लीजेंट साउंड की, तो ऐसी जो ध्वनियां होती है ये हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती हैं। तो ऐसी ध्वनियों को हम शोर यानी नॉइज कहते हैं। तो आपका जो ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। इसका जो आंसर होगा वो फॉल्स। अब हमारा अगला स्टेटमेंट है नॉइज पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट। ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकते हैं। यानी जब हम नॉइज पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं तो इससे क्या होता है, पार्शियल हियर इम्पेयरमेंट। तो अगर हम ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो ध्वनि प्रदूषण से पार्शियल जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है वो हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति इसके एक्सपोजर में बहुत ही ज्यादा होता है तो उसको परमानेंट जो है हियर इम्पेयरमेंट भी हो सकता है। तो यानी ये जो आपका स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, यानी ट्रू। अब आपका अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड। यानी एक आवृत्ति को पूर्ण करने में लिए गए समय को क्या कहा जाता है। तो अगर हम बात करें किसी भी आवृत्ति की, तो उस आवृत्ति या उस ऑसिलेशन को अगर हम कंप्लीट ऑसिलेशन कहते हैं, तो उस ऑसिलेशन में लिए गए समय को हम टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल कहते हैं। तो इस स्टेटमेंट का जो आपका आंसर होगा वो टाइम पीरियड होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन। यानी जो लाउडनेस होती है वो वाइब्रेशन की किस क्वालिटी से हमें पता चलता है। तो अगर हम लाउडनेस की बात करें तो ये हमें किसी भी ध्वनि की जो आयाम होता है यानी एम्पलीट्यूड होता है,
इससे पता चलता है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा जो आपकी वॉइस होगी वो लाउड होगी। यानी ये जो स्टेटमेंट है इसका जो आंसर है वो एम्पलीट्यूड है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, यानी आवृत्ति का मात्रक है। तो आवृत्ति के मात्रक की बात करें तो आवृत्ति को हम हमेशा हर्ट्ज में दर्शाते हैं। तो इस स्टेटमेंट का जो आंसर है वो आपका हर्ट्ज है। अब अगली स्टेटमेंट है अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड, यानी ऐसी ध्वनियां जो अनवांटेड होती है उनको हम क्या कहते हैं? तो बेसिकली जो अनवांटेड साउंड्स होती हैं उनको हम नॉइस कहते हैं, यानी शोर कहते हैं। तो आप यहाँ पे नॉइस लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन, यानी किसी भी ध्वनि की जो श्रिलनेस होती है, जो उसकी तीक्ष्णता होती है, वो किससे जो है उसे हम जो है किससे डिटरमाइन कर सकते हैं? तो बेसिकली जब हम बात करते हैं श्रिलनेस की, तो श्रिलनेस किसी भी साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी आवृत्ति होती है, इससे हम इसे जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है इसका जो आंसर होगा वो फ्रीक्वेंसी है। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है साउंड उसे कंप्लीट कर लिया है और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना भी हो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।